Sir, LR Tiwari, Mira Road branch. Okay, fine. Yeah. So the colleges have started or what? Yes, sir. From Monday. Okay. तो ऑफलाइन शुरू हो गया है एलआर में? हाँ सर, और टाइमिंग भी 3 to 5 है. Only for 2 hours? Yes sir. Okay, fine. Okay, students, अभी ध्यान से सुनिए. Students, हम पढ़ रहे हैं interference of light. चलो, forget about interference of light, students. Let us go for interference of sound. Sound में भी interference है. तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, students. Waves के अंदर पढ़ा हुआ है. For example, students, अभी ध्यान से सुनना. You're sitting in a particular room and there are too many sounds approaching at your ear. मुझे तुम बहुत सारे sounds तुम्हारे कान की तरफ आ रहे हैं, students. अगर दो sound waves coming and approaching at your ear, if the amplitude of both the waves reaches to maximum, that means दोनों का अगर crest meet होता है, are you getting it? Of the waveform we consider, और दोनों का trough अगर meet होता है at that point, तो क्या होगा? What happens to the resultant amplitude? The resultant amplitude certainly will reach the maximum. Resultant amplitude will reach the maximum in this case. ये है तुम्हारा क्या? Louder sound हो जाएगा, students. वहां पे तुम्हें एक maximum sound सुनाई देगा. Intensity भी maximum. लेकिन अगर एक का क्रेस्ट आता है, दूसरे का ट्रफ आता है, तो वहां मिनिमम इंटेंसिटी. एग्जैक्टली सेम थिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी होता है. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, दो लाइट वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी यानी एक ही कलर के, अगर दोनों लाइट वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे तुमने स्क्रीन रखा हुआ है, तो दोनों लाइट वेव्स when they meet at that particular point, if both these light waves ka crest meet at that point or trough meet at that point, what happens to the intensity at that point will be maximum. That point we can consider to be a bright point. लेकिन अगर एक का crest आता है और दूसरे का trough आ जाता है उस point पे, तो it becomes complete dark. This is what we call interference of light. Students, the light waves are trying to merge, interfere with each other. It can be two or more light waves approaching at that point. तो वहां पे क्या हो रहा है? उस पॉइंट पे हो क्या रहा है? Principle of superposition. Students, यहाँ पे होता है principle of superposition of the resultant displacement. Principle of superposition of resultant displacement of a particle at that point. एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसका एक हम मैकेनिकल वेव्स के हिसाब से जाते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल एक पानी एक पॉन्ड है स्टूडेंट्स, वहां पे पानी स्टेशनरी है. ओके, ना ही मींस पानी पूरा स्टेशनरी है, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स. द वाटर इज एंटायरली स्टेशनरी स्टूडेंट्स. ना सपोज अगर उस पानी के ऊपर तुमने एक पीस ऑफ वुड रखा है. ओके, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ये सरफेस के ऊपर तुमने एक पीस ऑफ वुड रखा है स्टूडेंट्स, और वो फ्लोट हो रहा है. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड ने उस पानी के अंदर एक स्टोन ड्रॉप किया है बड़ा वाला, और दूसरे एंड से दूसरे फ्रेंड ने स्टोन ड्रॉप किया है, तो क्या फॉर्म होगा? जैसे स्टोन डाला तो कहने से यहाँ पे वेव फॉर्म ट्रैवल करेगा, यहाँ से भी वेव फॉर्म ट्रैवल करेगा, ये वेव फॉर्म आगे की तरफ जाएगा, ये भी वेव फॉर्म इस तरफ जाएगा. जब ये दोनों वेव फॉर्म इस पीस ऑफ वुड की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों वेव फॉर्म क्रेस्ट अगर दोनों आते हैं और दोनों का अगर क्रेस्ट यहाँ पे मिलेगा, तो होगा क्या? What's going to happen? थर्ड ब्लॉक ऊपर है. वुड बहुत ऊपर चला जाएगा. एक काम लगेगा तो यानी वुड का what happens? So वुड का टॉसिंग अप हो जाएगा, यानी the wood can reach to maximum amplitude. अगर दोनों का ट्रफ आएगा तो वुड का क्या किस तरफ जाएगा सर? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ होगा. तो एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता चला ना उस पॉइंट पे. ये है मैकेनिकल वेव्स के हिसाब से, साउंड वेव्स के हिसाब से. वही अगर लाइट में चले जाओगे तो ये जो मैक्सिमम बताना उसको हम क्या करेंगे? ब्राइट. अगर सपोज एक का क्रेस्ट आता है और दूसरे का ट्रफ आता है, तो क्या होगा? द पीस ऑफ वुड रिमेन्स ओवर देयर इटसेल्फ. ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. WAVES. Students, you all have learned principle of superposition of forces in vectors. Exactly identically, you all have learned principle of superposition of forces in terms of gravitation. Principle of superposition of forces on electric field.
Principle of superposition of electric field and forces of learned in electrostatics. Principle of superposition of displacement of two or more waves approaching at a point. You have learned it in mechanics. Sound waves में पढ़े हो, जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा एंटी नोड्स, नोड्स, शायद कुछ याद आ होगा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, ओपन ट्यूब, क्लोज ट्यूब के बारे में. It's based on that part of it. So everywhere you come across principle of superposition. तो यहाँ पे भी दो वेव्स अप्रोच होते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो होगा क्या, दोनों का इंटरफेरेंस हुआ. तो रिजल्टेंट वहां पे अगर ब्राइट पॉइंट हो गया तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और वहां पे अगर डार्क पॉइंट मिल गया तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ. क्या इंटरफेरेंस इज क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? Yes. रुखसार, आर यू देयर रुखसार? Yes, sir. रुखसार, तुम लेक्चर्स में आते क्यों नहीं हो? छोड़ दिया, आइटन अप क्या? हाँ रुखसार, No, स्टॉप sir. कमिंग. व्हाई? रुखसार, आर यू देयर? Yes, sir. बोर्ड के लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करते हो. यू आर फ्रॉम टीवी भाटिया, इजंट इट? हाँ रुखसार. See, now no answers. Even for TP Bhate students, for the boards, I'm on the verge of completing physics portion. Semiconductors आधा हो गया है, ट्रांजिस्टर्स तक पहुंच गया हूं मैं. नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उनका पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. And along with all the problems from dual nature of light, all the problems from atoms, molecules, and nuclei, all the problems from electromagnetic induction, all the problems from alternating current. And this is what you have to do, Ruksar, isn't it? Miss out lectures, isn't it, Ruksar? This is the first property what we are going to learn about is interference of light. But before going for interference light, students, let us understand how does reflection and refraction takes place. Reflection and refraction takes place by the property of wave operations. Now, please pay attention, students. When we speak about with respect to your wave operations, we are trying to understand about what kind of sources we consider. Students, सबसे पहले हम sources के बारे में बात करते हैं. When I speak about a source of light, so there can be a point source. Okay, there can be a slit source also. Okay, there can be a point source and there can be a slit source, students, in that case. अभी अगर मैं point source के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे एक simple example of point source I can consider. For an observer, ध्यान से सुना, for an observer stationed on the earth surface. Students, मुझे ये बताओ, कोई भी observer earth surface पे अगर खड़ा है, and if you look at the sun, what exactly the sun is considered to be? Yes, a point source. Yes, sir. It's called the point source. For an observer stationed on the earth's surface, see the distance. What is the mean distance between the sun and the earth? It's very large. It's 1 astronomical unit. 1.5 into 10 raised to the power of 8 kilometers. ये उसका distance है. Gravitation में पढ़ चुके हो वो distance. 1 a dot u है. तो वो point source हो जाएगा, students. स्लिट सोर्स का मतलब क्या कि तुमने एक फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई कंटेनर लिया है, उसमें तुमने एक वर्टिकल स्लिट डाला है. फॉर एग्जांपल मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट डाल दिया है और उस सोर्स ऑफ लाइट को मैंने सिलेंडर के अंदर रख दिया स्टूडेंट्स. तो ये हुआ तुम्हारा स्लिट सोर्स, ये हुआ तुम्हारा पॉइंट सोर्स. थिंक एज इफ दिस इज एन अपर्चर और यहाँ पे तुमने एक सोर्स डाल दिया, दैट्स अ पॉइंट सोर्स. Whenever we try to go for point source, students, how exactly the light is propagating?
अगर तुमने पॉइंट सोर्स लिया या स्लिट सोर्स लिया स्टूडेंट्स, लाइट कैसे प्रोपोगेट होती है थ्रू द सोर्स, थ्रू द सोर्स स्टूडेंट्स, लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट, source of light, okay, is either point source and slit source, and propagation of light is in form of wave front and wave normal. Friends, source of light point source, source of light slit source, ये है तुम्हारा सोर्स S, लेकिन लाइट का जो प्रोपगेशन है वो किस फॉर्म में होगा, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल। वो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हाउ एग्जैक्टली वेव फ्रंट वेव नॉर्मल इज कंसीडर। अगर सपोज मैंने पॉइंट सोर्स लिया स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा वेव कैसे होगा मालूम है, आफ्टर अ टाइम, सपोज अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लेता स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी क्या है स्टूडेंट्स, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन दैट मीडियम अपॉन टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, ये मेरा पॉइंट सोर्स है स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स को लेते हुए मैं क्या करूंगा मालूम है, एक आर्क कंस्ट्रक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरा पॉइंट सोर्स है और एक मैं आर्क कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अगर अभी तुम बोलोगे सर अभी अगर आप आर्क कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको वो रेडियस चाहिए, यानी डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कितना ले रहे हो, ये है मेरा डिस्टेंस। द डिस्टेंस आई एम टेकिंग इट इज इक्वल टू c into t, and what do I do, I'll try to construct a particular arc. It's in this manner. Then after a certain time, again I'm going to construct another part of an arc, and then again I'm going to construct, again I'm going to construct further arc. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, आफ्टर एवरी इंस्टेंट स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, तुम्हें वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये देखो वेव्स आर प्रोपगेटिंग। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारा सोर्स है पॉइंट सोर्स, लेकिन तुम्हें वेव फ्रंट कैसे दिखा रहा है, ये जो लाइन है ना, डॉटेड लो या स्ट्रेट लाइन लो, ये सारे है क्या, व्हाट आर ऑल दीज आर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। अगर सपोज मैंने इसी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट्स, सारे वेव फ्रंट के ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, और उस डायरेक्शन ऑफ वेव को नाम क्या दोगे, वेव नॉर्मल। स्टूडेंट्स, तो ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलेंगे वेव नॉर्मल, और ये जो कर्व पार्ट है ये है वेव फ्रंट। ये तुम्हारा प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट वेव, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक के हिसाब से जा रहा है। Geometrically, how do you represent a wave? And that is why it comes under geometric optics or wave optics. Source क्या है, point source। तुम्हें कौन से टाइप के वेव फ्रंट मिल रहे हैं, हमें जो वेव फ्रंट मिल रहे हैं सर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी ये वेव फ्रंट है क्या, हम वो समझेंगे। Students, we are trying to understand what is wave front and what is wave normal. Before going for the concept of wave front and wave normal, we also go for students cylindrical. अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर सिलिंड्रिकल। अगर सपोज तुम्हारा एक सोर्स ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, और तुम्हारा सोर्स स्लिट है, और अंदर मैंने लाइट डाल दिया, तो तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारे जो वेव फ्रंट होंगे इट विल बी इन दिस मैनर। व्हाट काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स आर दीस, तो तुम क्या बोलोगे, सो दीज आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। व्हाट आर दीज आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। व्हाट एग्जैक्टली अ परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन is called as wave normal. Wave normal क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जैसा सोर्स वहां से जो लाइट निकलती है, we can easily construct that particular light wave, but that is how the construction done, geometrically. वो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक है वेव नॉर्मल और एक है वेव फ्रंट। हाउ डू यू नाउ understand what is wave front and wave normal is? Let us understand these two part. जो यहाँ पे पॉइंट सोर्स में स्टूडेंट्स मैंने लिखा है वेव फ्रंट स्फेरिकल है। अगर मैं स्लिट सोर्स लेता हूँ तो स्टूडेंट्स वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल। वेव नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेव नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, it shows an angle of 90 degree. Now let us understand students
what exactly is wave front and what exactly is wave normal is. Wave front and wave normal. Let us understand these two parts. इसको अगर इजी तरीके से समझना है स्टूडेंट्स, तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस गो फॉर मैकेनिकल वेव्स. वापस मैं उसी एग्जांपल के लिए जाता हूं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक पानी लिया है और वो पानी को एकदम रेस्ट पे रखा हुआ है, पूरा वाटर लेयर रेस्ट पे है. देन यू टेक अ बिग स्टोन एंड यू ड्रॉप दैट पर्टिकुलर स्टोन एट द सेंटर. तो जैसे तुमने स्टोन को सेंटर पे डाल दिया तो वो बन गया तुम्हारा सोर्स. वहां से तुम्हारे रिपल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, वहां से तुम्हारे वेव शुरू हो जाएंगे. नाउ सपोज इफ आई से पूरा पानी है, इन टाइम t, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इन टाइम t, what is the distance covered by the wave? What is the distance covered by the wave on the right hand side, on the left hand side, in this direction and in this direction? Let us find out that. तो तुम करोगे क्या सर, हमें डिस्टेंस चाहिए ना, तो व्हाट एग्जैक्टली सर, स्पीड. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो ये होगा स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम into time taken by the wave in that medium. And in a given medium speed remains constant students. अगर मैंने कोई मीडियम लिया है तो वहां पे स्पीड कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे मैं वेव फॉर्म शो करूंगा. ये एक मेरा वेव फॉर्म, दिस इज अनदर वेव फॉर्म स्टूडेंट्स. Next waveform students, I'm getting it. See the waves. The waves are moving in all directions, students. But now if I try to go for a distance, let us take the answer, students. Let us take the wave moving on the right hand side, assuming this is positive x-axis. This is negative x-axis. This is positive axis, negative axis. Let me take the third part of the wave. One crest, one trough, second wave, third. मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. 1, 2, 1, 2 and 3. Students, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. अगर मैं ध्यान से देखूंगा स्टूडेंट्स, ये तीनों के क्रेस्ट अगर मैं सपोज मर्ज करता हूँ स्टूडेंट्स, what exactly the geometrical shape I'm getting it? See what kind of a shape I'm getting it? Sir, it's going to be a sphere. Exactly तुम्हें sphere मिलेगा स्टूडेंट्स. यानी तुम्हारा ये सोर्स कौन सा सोर्स है, तुम बोलोगे सर ये तो पॉइंट सोर्स है. एक टाइम के बाद में तुमने क्या किया, एक आर्क कट किया of a distance equal to what, v into t, along which axis, along positive x-axis, negative x-axis, positive axis, negative axis. तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल p1 लिया, यहाँ पे मैंने पार्टिकल p2 लिया, यहाँ पे मैंने पार्टिकल p3 लिया, यहाँ पे मैंने पार्टिकल p4 लिया, तो स्टूडेंट्स ये सारे पार्टिकल्स अगर तुम ध्यान से देखोगे, डोंट यू थिंक सो, particles p1, p2, p3, p4 are all oscillating in same phase. Students, don't you think so? All these particles which are there over here, don't you think so? All these particles are oscillating or vibrating in same phase. यानी जैसे मैंने स्टोन डाल दिया पॉइंट एस पे, ध्यान से सुनना, पॉइंट एस पे 10 सेकंड बाद तुम राइट हैंड साइड में देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 10 सेकंड बाद तुम यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, 10 सेकंड बाद ऊपर देखो, नीचे देखो, यू विल फाइंड आउट ऑल दोस पोजीशंस के अंदर द पार्टिकल विल बी एट पॉजिटिव एक्सट्रीम. यानी ये सारे पार्टिकल्स हैं क्या, दे वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. ऑल दीस पार्टिकल्स दे ऑल वाइब्रेट इन सेम फेज, क्योंकि सबका पोजीशन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ है. That means particle P1, particle P2, particle P3, particle P4, all are oscillating in same phase. Therefore, can I say their phase difference is 0. अगर इसका फेज और इसका फेज सेम है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0. फेज डिफरेंस इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, 0. फेज डिफरेंस इनके बीच में भी क्या हो गया, 0. So all the phase difference between all these particles which are 0. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, those particles which have same phase or a constant phase, or the phase difference between those particles after a time t is equal to 0, all those particles oscillating in same phase
if I try to construct a sphere around it, what exactly this sphere is called? This is called wave front. यानी students wave front का मतलब क्या? All those particles oscillating or vibrating in same phase. जब भी तुम एक कंस्ट्रक्ट करते हो, वहां पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे? वेव फ्रंट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. ये 10 सेकंड बाद का पीरियड है स्टूडेंट, 10 सेकंड के बाद. अगर सपोज मैंने बोला 15 सेकंड पे, स्टूडेंट्स 15 सेकंड के बाद में क्या होगा? तो शायद 15 सेकंड के बाद में तुम्हें पार्टिकल यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक ट्रफ मिलेगा, वन वेव, वन एंड हाफ वेव. शायद ये तुम्हें ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वापस ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. यानी शायद यहाँ पे होगा आफ्टर इन 15 सेकेंड्स. ये भी ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. ये भी ऊपर, ये इस तरफ गया, ये ऊपर गया और यहाँ पे आया. अगर मैं इसको कंसिडर कर दूं स्टूडेंट्स, आफ्टर 15 सेकेंड्स, इफ आई कंसिडर ऑल दीज पार्टिकल्स विल बी व्हाट? सेम फेज. तो वो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट. ये बन जाएगा फर्स्ट वेव फ्रंट, ये बन गया सेकंड वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट है क्या स्टूडेंट्स? वेव फ्रंट जब भी किसी ने पूछा तो उसका मतलब क्या? The particles which are oscillating or vibrating in same phase results in formation of a wave front. The phase difference between all those particles in a given wave will be simply equal to 0. That is how we call as a wave front. हाँ, और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ना उस वेव फ्रंट को, जहां से मैं, अगर मैं सपोज ये मेरा वेव फ्रंट मिला और यहाँ से मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर, ये सारे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, वो क्या है मेरा? जो परपेंडिकुलर which I'm drawing it, the perpendicular जो constructed is called wave normal. Wave normal क्या दिखाता है? Wave normal हमेशा क्या दिखाता है? Shows only direction of propagation of wave. तो ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, जब भी कोई वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करता है तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव के बारे में बात करना है. और अगर तुम प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव के बारे में बात करते हो तो लाइट कैसे प्रोपगेट करेगी? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इन फॉर्म्स ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल. ये किसने बताया था? इट इज कंसिडर्ड बाय हाइजेंस, HUYGEN, हाइजेंस प्रिंसिपल. उसने बोला कि लाइट are electromagnetic waves and they propagate in a given medium in the form of wave front and wave normal. और वो डिपेंड होता है ऑन टू द सोर्स. अगर तुमने पॉइंट सोर्स लिया, तो तुम्हारे वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे. और अगर तुमने स्लिट सोर्स ले लिया तो तुम्हारे वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे. जैसा सोर्स वैसा वेव फ्रंट. अभी सपोज मैं ये वेव फ्रंट यहाँ पे अलाउ कर, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. अभी देखो ये P1 आएगा, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5. मैंने किया क्या स्टूडेंट्स? मैंने वही तो कंसिडर किया ना. मैंने कंसिडर किया, देखो डिस्टेंस क्या लिया मैंने? C into T. डिस्टेंस इज इक्वल टू C. ये पानी के अंदर मैंने लिया है, ये लाइट वेव्स के हिसाब से लिया मैंने. Don't you think so? All these particles P1, P2, P3, P4, P5 all are vibrating in same phase. तो उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मैं एक ज्वाइन कर दूं तो क्या बन गया मेरा? अरे ये तो मेरा वेव फ्रंट मिल गया. उसी को अगर मैंने परपेंडिकुलर बता दिया तो वो क्या बन गया? वेव नॉर्मल, जो उसका डायरेक्शन दिखाता है. अगर मैं पॉइंट सोर्स लेता हूँ तो मुझे कौन सा वेव फ्रंट मिलेंगे? स्फेरिकल. अगर मैं स्लिट सोर्स लेता हूँ तो मुझे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. To understand reflection, to understand refraction, we need to go for wave nature. And wave nature speaks about in terms of propagation form of wave fronts and wave normal. So, locus of points. ध्यान से सुनना. Locus of points. P1, P2, P3, P4. Locus of points which are equidistant from a given point. Locus of points which are equidistant from a given point and they are oscillating in same phase results in formation of a wave front. A perpendicular drawn to a given wave front always shows a direction of propagation of wave, and that is called as wave normal. If it is a point source, we get spherical wave front. If it's a slit source,
we get a cylindrical wavefront. क्या ये theoretical part clear हुआ students? हाँ students? Yes. Students क्या ये theoretical part clear है? Yes, sir. Now suppose अगर मुझे स्टूडेंट चलो मुझे ना स्फेरिकल वेवफ्रंट चाहिए, लिसन केयरफुली, मुझे स्फेरिकल वेवफ्रंट नहीं चाहिए, मुझे मेरा क्वेश्चन है मुझे प्लेन वेवफ्रंट चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करोगे तुम? मुझे वेवफ्रंट प्लेन चाहिए, तो उसके लिए सोर्स क्या होगा तुम्हारा? मैंने कैसे बोला, जैसा सोर्स वैसे तुम्हें वेवफ्रंट मिलेगा। Huygens principle states that electromagnetic wave fulfills certain properties by wave nature, that is geometric optics we consider, and the wave propagates in a given medium in form of wavefront and wave normals. यह है तुम्हारा Huygens principle. So there are certain properties of light which can be easily put forward with respect to wave nature of light, and wave nature of light in a given medium can make to propagate in form of wavefront and wave normal. That is called Huygens principle. Tariq, is it clear now? Tariq? अभी सपोज मैंने पूछा यहाँ पे अगर मुझे प्लेन वेवफ्रंट चाहिए, स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा प्लेन वेवफ्रंट, को बता सकता है? मुझे प्लेन वेवफ्रंट, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट है, मुझे प्लेन वेवफ्रंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा प्लेन वेवफ्रंट? क्या करोगे? उसके लिए कौन सा सोर्स लोगे? हाँ स्टूडेंट्स, क्या टेल मी? प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स कैसे होता है? हाँ, कैन यू गेट अ प्लेन सोर्स? स्टूडेंट्स, प्लेन वेवफ्रंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लेन सोर्स। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर 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 सपोज मैं ये बोलूं स्टूडेंट्स, sun is at a very far distance, okay, for you as an observer on the earth surface. हाँ स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ सोर्स क्या है? सन क्या बन जाएगा? क्या सन बनेगा स्लिट सोर्स या पॉइंट सोर्स बनेगा? स्टूडेंट्स तुम ऑब्जर्वर हो, हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या वो पॉइंट सोर्स बनेगा या स्लिट सोर्स बनेगा? सन which is at a very far distance, so it's a point source. और तुम सन को देख रहे हो तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, अभी तुम सन को देखते हो तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तुम्हारे रेटिना में फॉर्म हो रहा है, तो एक स्क्रीन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हारे रेटिना पे जो 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 लाइट आ रही है, सन का इमेज फॉर्म हो रहा है, वो लाइट की वजह से हो रहा है ना? तो लाइट हैज प्रोपोगेटेड एंड हैज रीच्ड टू द रेटिना ऑफ योर्स। तो कौन से फॉर्म में आया है? क्या वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में आया है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में आया है, या प्लेन वेव फ्रंट? हाँ स्टूडेंट्स, प्लेन वेव फ्रंट। क्यों? बिकॉज यू आर एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, अगर कभी किसी ने पूछा स्टूडेंट्स हाउ टू गेट प्लेन वेव फ्रंट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर वी कैन गेट प्लेन वेव फ्रंट taking a point source. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, taking a point source, but the screen should be at an infinite distance. Students, the screen should be at what distance? Infinite. अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखो तुम, ये देखो, ये स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो डोंट यू थिंक सो मेरे वेव फ्रंट देखो सीधे हो रहे कि नहीं हो रहा है? तो बिकमिंग प्लेन। पहले तो वो स्फेरिकल थे, जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा? मुझे अभी प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। तो स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट आते कहां से? प्लेन वेव फ्रंट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम वेयर? पॉइंट सोर्स। लेकिन ये एक बात सही है कि सर स्क्रीन लंबा होना चाहिए, स्क्रीन बहुत दूर होना चाहिए। अगर आपने स्क्रीन नजदीक रख दिया सोर्स के बाजू में, तो सर वहां पे तो आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेंगे। द स्क्रीन शुड बी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Yes. For point source, when you're getting spherical wavefront, students, how's intensity of light? Students, intensity of light is inversely proportional to square of the distance. Students,
And for slit source, students, intensity of light is inversely proportional to distance. ये है तुम्हारा distance r. ये है तुम्हारा distance r. Students, intensity of light is inversely proportional to square of the distance. क्योंकि तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें sphere मिल रहा है students. 4 pi r square का sphere मिल रहा है. और यहाँ पे तुम्हारा 2 pi r into l. ये क्या हो रहा है students? ये देखो ना. 2 pi r into l. We consider. तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, I stands for intensity of light. तो अगर किसी ने पूछा for a point source, how is intensity dependence on distance? Intensity dependence on distance with respect to point source. तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए intensity is inversely proportional to square of the distance of the point source from the screen. अगर डिस्टेंस बढ़ता है, स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ता है, इंटेंसिटी कम होती रहती है, लेकिन वो इनवर्स वेरिएशन है. वो ही तुम्हारा स्लिट सोर्स में इंटेंसिटी सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द स्क्रीन. Intensity is what, students? Intensity is directly proportional to square of amplitude. Students, ये सारा तुम लोग ने साउंड वेव्स में पढ़ा है. Students, factors on which intensity depends. Intensity is directly proportional to square of amplitude. Intensity is directly proportional to square of frequency. Intensity is inversely proportional to square of distance for point source we can consider. Intensity is directly proportional to surface area of vibrating body. These are the factors on which intensity light में अगर देखोगे तो it's inversely proportional to fourth power of lambda. Fourth power of lambda. वो सारे intensities के factors हैं. अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर मैंने बोला इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो कैन यू से एम्पलीट्यूड क्या होगा? सर एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये ए स्क्वायर आएगा. यार है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फर्स्टली एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर. फ्रेंड्स, क्या ये दो चीज क्लियर हुई? Intensity and amplitude for point source and for slit source. Is this clear, students? Yes. तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो स्टूडेंट्स. होप यू नो व्हाट एग्जैक्टली वेव फ्रंट इज. अगर कभी भी किसी ने भी पूछा वेव फ्रंट का मतलब, तो तुरंत तुम्हारा आंसर होना चाहिए लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. आंसर सुना मैंने, वेव फ्रंट का सीधा मैं आंसर दे रहा हूँ. वेव फ्रंट का मतलब क्या? लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड ऑल दिस पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑफ द पॉइंट्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. That results in formation of a wavefront. A normal drawn to a given wavefront is called as wave normal. Wave normal क्या दिखाता है? Direction of wave. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? No, sir. Harsh, is it clear to you? Harsh, समझ में आ रहा है Harsh? हाँ sir. Okay. Deep, what about you? Deep, are you the Norman? What about you? Yes, sir. Deep is not there today. Can I erase this? Erase करूँ मैं इसको? Yes, sir. Yes, One sir. minute. Erase करूँ हाँ या ना? Sir, 1 minute. Okay.
Yes, can I erase? Sir, 1 minute, last. Done, sir. Okay, friends. Now please pay attention. ना अगर अभी किसी ने पूछा स्टूडेंट्स स्फेरिकल वेवफ्रंट को कैसे बताते हैं तो तुम क्या करोगे? तुम अगर पॉइंट सोर्स लेते हो, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, तो तुम पॉइंट सोर्स लेते हो, तुम क्या करोगे? तुम कंस्ट्रक्ट करोगे एक आर्क, है ना? यानी ये डिस्टेंस ही लिया ना तुमने, ये रेडियस ही लिया ना स्टूडेंट्स। जो क्या है, रेडियस क्या है? तो तुम बोलोगे सर रेडियस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू c into t, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर एंड टाइम टेकन फॉर दिस। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया P1, यहाँ पे पार्टिकल लिया P2, यहाँ पे पार्टिकल लिया P3, तो ये क्या है? ये वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो ये तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स हुआ स्टूडेंट्स। P1, P2, P3 नाउ बिकम्स व्हाट? सेकेंडरी सोर्स। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स वो प्राइमरी सोर्स था, P1, P2, P3 अभी ये बन जाते सेकेंडरी सोर्स। अगर मैं S और P1 को ज्वाइन करके आगे की तरफ खींच के लेके जाता तो ये क्या होगा? वेव नॉर्मल। ये भी क्या होगा सर? ये भी वेव नॉर्मल हुआ। ये भी ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इज इट परपेंडिकुलर? हाँ सर परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ से मेरा वेव और आगे कैसे जाएगा? तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? हमें P1 को भी सोर्स लेना है। सी अगर तुम कंस्ट्रक्शन करो तो इट्स लाइक दिस कि तुम्हारे ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो अगर मैं P1 को सोर्स लेता हूं एंड नाउ कंस्ट्रक्ट एन आर्क, ऑफ C into T, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने ये आर्क कट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेम आर्क यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे मैंने आर्क किया, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये सारे वेवलेट्स बन गए। ये क्या हुआ? ये वेवलेट्स हुए स्टूडेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। इनको जब भी मैं टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, इनका जो मैं टैंजेंट ड्रॉ करूंगा ना स्टूडेंट्स, ये जो टैंजेंट जो मैं ड्रॉ करूंगा, ये बन गया मेरा सेकेंडरी वेव। स्टूडेंट्स ये जो टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो तुम्हारा सेकेंडरी वेव होगा। तो ये P1 इज माय सेकेंडरी सोर्स, P2, P3, P4 tertiary source, P5 and P6 are the tertiary source. वापस इनको मैं सोर्स लेते हुए वापस मैं वेवलेट ड्रॉ करूंगा, वापस मैं वेवलेट ड्रॉ करूंगा, वापस और उनका मेरा टैंजेंट आएगा। This is how wave is set to propagate in the forward direction in form of wave fronts and wave normal. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? हाँ स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Now students we go for how exactly a reflection and a refraction takes place by concept of wave fronts and wave normal, yani geometrical approach towards it students. The simple geometry students, at times when you are showing it also please understand it. First हम understand करेंगे reflection, okay, of light by the concept of wave optics या geometric optics students. Huygens principle को देखते हुए हम reflection understand करेंगे. Please listen carefully now. ये तुम्हारा mirror है students. I'm taking this mirror. M1, M2 is a mirror. जो पीछे का portion होता है silvered. Since inner surface is reflecting, outer is silvered. Now suppose if I take a ray of light striking over here. ध्यान से सुना students. ये तुम्हारा एक मैंने दो rays लिया students. ये एक ray है
और एक दूसरा रे वो यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है स्टूडेंट्स। यानी ये सोचो कि ये दो जो रेज आ रहा है ना स्टूडेंट्स, थिंक एज इफ दे कमिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। स्टूडेंट्स एज इफ थिंक एज इफ ये भी एक पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है, और ये दोनों लाइट वेव्स दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट सोर्स। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये एक लाइट है और ये एक लाइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ पहले से ही। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। ओके, what is laws of reflection students? Laws of reflection says that your angle of incidence will be equal to angle of reflection, है ना? तो अगर मैं ये एंगल लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली सेम एंगल मुझे यहाँ पे भी मिलेगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे भी तुम्हें एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसको मैं डबल एरो से लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा डबल एरो। हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है स्टूडेंट्स। हाइजीन ने रिफ्लेक्शन को कैसे समझाया था, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल सेज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी अंडरस्टूड बाय ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। यानी यहाँ पे अभी हम समझेंगे रिफ्लेक्शन बाय द मेथड ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्म। कैसे? तो स्टार्ट ऑफ विद स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, अभी मैं हेडिंग्स लेते हुए स्टार्ट करूंगा। ओके, I'll take this as A, B. Okay, this is normal N1, this is normal N2. Now that's it, students. मैंने क्या लिया है, मैंने दो पॉइंट सोर्स लिया स्टूडेंट्स। ये एक सोर्स है S1 और ये सोर्स S2 है, दोनों सेम लाइट है। थिंक एज इफ इट्स अ रेड लाइट व्हिच इज कमिंग इनसाइड। स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ, ये दोनों मीडियम एयर है, हिट कर रहा है मिरर को, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो नाउ इफ आई से इन टाइम t, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इन टाइम t if I happen to consider when S1 reaches to A, so can you tell me where exactly S2 is going to reach? Where exactly S2 is going to reach, students? तो बता सकते हैं students? When S1 is reaching to A, where exactly S2 is going to reach? तो तुम क्या करोगे? Sir, using the formula, speed is equal to distance upon time. Distance is speed into time. So in time t, the speed of light in this medium and the speed of light over here remain the same. तो जितना डिस्टेंस S1 reaches to है, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी तो होगा। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपना राउंडर लूंगा और यहाँ पे मैंने एक आर्क कट किया। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये मैंने आर्क कट कर दिया और यहाँ पे मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो बता सकते हो, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया वो क्या बन गया? तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर आपने वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, यानी इन टाइम t व्हेन S1 रीचेस टू A, उसी टाइम में पॉइंट सोर्स S2 से जो लाइट आ रही है ना, दैट इज गोइंग टू रीच एट पॉइंट B। क्या इतना सा क्लियर हुआ सबसे पहले? आपने कहाँ से आर्क ड्रॉ किया? क्या बोल रहे हो? कहाँ से आर्क ड्रॉ किया? मैंने A से आर्क ड्रॉ किया ना। अ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, ये तुम्हारा पॉइंट A है और यहाँ पे तुम्हारा जो लाइट है सीधा जा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक आर्क कट कर दिया। ये आर्क कट कर दिया और फिर इसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे आई हैव टेकन इट, यहाँ से मैंने ऐसे कट कर दिया। ये what exactly I'm getting a perpendicular from point A, what exactly I'm going to consider? I'm going to consider now, यहाँ से मैंने एक कट किया, यहाँ से कट कर दिया, तो एक perpendicular आ गया। Are you getting it? तो you can take it perpendicular from here itself only. Directly तुम ये ले लो या यहाँ पे perpendicular कर लो स्टूडेंट्स, doesn't make any difference। तो ये जो perpendicular हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारा wave front हुआ। यानी AB क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो AB है वो क्या हुआ? तो तुम बोलोगे सर वो होगा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? When S1 reaches to A in time t, the light S2 will reach in time B, in time t to B, and that's called as my incident wavefront. Is this clear, students? Yes. Now, यहाँ से अभी लाइट वेव कैसे आगे जाएगी, को बता सकता है? यहाँ से लाइट वेव कैसे आगे जाएगी, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बोलोगे सर, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो बोलोगे सर यहाँ से तो लाइट अभी रिफ्लेक्ट होगी। सोचो, तो यहाँ से जो लाइट होगी ए से होगी, वो तो रिफ्लेक्ट होगी। सोचो कि ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट में ऐसे दिखा रहा हूँ,
ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है। प्लीज स्टूडेंट्स, S1 reaches to A, एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान से सुनना, S1 reaches to A in time t, उसी टाइम में S2 B तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मेरा B है। तो मेरा A भी क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अभी क्या होगा, नाउ सपोज इफ आई से इफ B reaches to point C, if B reaches to point C in time t, मुझे बताओ यहां से वेव फॉर्म रिफ्लेक्ट होगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बोलोगे सर सर एक सेकेंड, आप बोल रहे हो कि जब S1 A तक पहुंचता है, S2 B तक पहुंचता है, चलो मान लिया ये तो आपका वेव फ्रंट है, तो ये जो BC है क्या ये वेव नॉर्मल होगा, हाँ वेव नॉर्मल होगा। ओके चलो अभी B आता है C की तरफ, अभी अभी वो हिट कर रहा है स्टूडेंट्स, B जब C तक पहुंचेगा तो वो हिट करेगा ना मिरर को, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे तो हिट हो चुका है। तो जितने टाइम में B C तक पहुंचेगा, जितने टाइम में B C की तरफ पहुंचेगा, उसी टाइम में A से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, A से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करेगा सर, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सर आप समझा रहे हो रिफ्लेक्शन, आप रिफ्रैक्शन नहीं समझा रहे हो, आप समझा रहे हो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होगा क्या सर, यहाँ से यहाँ के लाइट स्पीड सेम है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज थोड़ी हो रहा है, ये तो एयर में है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही तो लाइट एयर में जा रही है। तो तुम करोगे क्या, राउंडर लोगे स्टूडेंट्स, तुम राउंडर लोगे और राउंडर का एक पॉइंटेड एंड और पेंसिल एंड इसको मार्क करोगे तुम, और वो ही एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस तुम यहाँ पे लेके यहाँ पे कट मारोगे। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। यानी when B reaches to C, A will reach to point D। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी तुम सपोज ये जो आर्क तुमने कट किया है, यहाँ से अगर मैं सी को ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया, कोई बता सकता है ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? थोड़ा सीधी स्टैंस बना, असल थोड़ा सीधी स्टैंस पर, थोड़ा सीधी स्टैंस पर। सर CD becomes my reflected wave front। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी देखो ये पेन का मूवमेंट देखना स्टूडेंट्स, ये देखो ये तुम्हारा वेव फ्रंट है, S1 S2 की यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन किया ना, प्लीज लुक एट द पेन, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है। जैसे जैसे वेव फ्रंट आ गया, इसको हिट हुआ, अभी देखो, अब ये रेड टिप को देखना, ये जैसे यहाँ पे आएगा, सीधा सीधा टेल पार्ट ऑफ इट, ये पेन का टेल देखना स्टूडेंट्स, जैसे ये B आगे की तरफ आएगा C को हिट करेगा, जैसे ये B C को हिट करेगा, लुक एट A, देखो वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जाके हिट कर रहा है, तो मेरा CD क्या बन गया, देखो मेरा CD क्या बन गया, अरे हाँ सर CD से रिफ्लेक्ट वेव फ्रंट हो गया। क्या मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं? अरे हाँ सर आपको तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, अभी ध्यान से देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये तुम्हारा AC, ये है तुम्हारा B जो 90 डिग्री पे है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तुम्हारा B है पॉइंट, और ये 90 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कॉन्ग्रुएंट साइड है सर, BC, ध्यान से सुनना, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू DA। BC is congruent to DA and this is common side। So ध्यान से देखना, B reaches to C in the same time A will reach to D। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ स्टूडेंट्स, ADC एंड ABD क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो बोले हाँ सर, Yes. RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट या हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? तो तुम लिखोगे सर ADC corresponds to what? CDA। इसका करस्पॉन्डेंस है क्या, वन ऑन वन करस्पॉन्डेंस। अभी तुम एंगल की तरफ देखो, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एंगल की तरफ देखो, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना स्टूडेंट्स। मुझे बताओ अगर ये R होगा स्टूडेंट्स तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है? ये ब्लोइंग कितना होगा स्टूडेंट्स, ये ब्लोइंग कितना होगा, यानी DAC कितना होगा?
स्टूडेंट्स DAC कितना होगा 90 माइनस R Yes, sir. आया ना, देखो ना ये R है तो ये कितना होगा 90 माइनस R, यानी Yes. DAC स्टूडेंट्स अगर DAC 90 माइनस R है तो व्हाट इज DCA, R आ गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes. प्लीज ज्योमेट्री समझो, ज्योमेट्री समझो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, and I'm trying to make you understand reflection by the method of wave front and wave normal, Huygens principle in form of geometric optics। जैसे कि वेव जा रहा है, देखो ये वेव फ्रंट जा रहा है, ये वेव नॉर्मल हुआ, वेव फ्रंट जा रहा है, हिट हो रहा है, यहाँ पे हिट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, इट्स लाइक दैट। दूसरी बात, नाउ लुक एट द अदर ट्रायंगल स्टूडेंट्स, लुक एट द अदर ट्रायंगल। अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो ये देखो, ये तुम्हारा एंगल कौन सा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ व्हाट इज BCA? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज BCA? 90 माइनस I। हाँ स्टूडेंट्स, BCA कितना होगा 90 माइनस I। तो अगर BCA 90 माइनस I, BCA 90 माइनस I, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? Are you clear? Is this clear students? Yes. Yes. Yes, sir. ये 1-on-1 correspondence लिखा, तो स्टूडेंट 1-on-1 correspondence कैनाडा एंगल DCA is congruent to angle BAC, corresponding angles of congruent triangle, corresponding angles of congruent triangle students, and the two triangles are said to be congruent by which test? RHS test। अभी मुझे बताओ DCA कौन सा एंगल हुआ सर? DCA तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। BCA कौन, BAC कौन सा हुआ सर? BAC, अरे हाँ सर ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तुम प्रूफ क्या करते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी स्टूडेंट्स हाइजीन ने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का हेल्प लेते हुए उसने एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, और उससे उसने कंफर्म किया कि लाइट when hits a mirror it reflects back in form of wavefront and wave normal, and that is geometric optics or wave optics, and in the end he proved it, laws of reflection for it by method of geometry students, तभी जाके इसको हम बोलते हैं geometric optics। So now if I ask you students where exactly wave optics is applicable, where exactly geometric optics is applicable to understand reflection of light, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आता है क्या पूरा ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने किया है, तो फाइनली तुम्हें लैंड अप कंक्लूजन क्या आ रहा है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने पूछा ए बी क्या है तो बोलोगे सर इंसिडेंट वेव फ्रंट। सी डी क्या है सर? सी डी होगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलो अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, आंसर सुना, आई वांट अ रेशियो ऑफ ए बी टू सी डी। यहाँ पे देखो ए बी टू सी डी। ओ सर तो ऐसे करता है ना, cos i, what is cos i in this right angle triangle? What is cos i? Sir, cos i will be adjacent and hypotenuse is AC. Can I say adjacent is AB, hypotenuse is AC? Look at this triangle, students. यहाँ पे what is cos r? What is cos r? Sir, cos r में तुम्हारा DC adjacent side हो जाएगा, hypotenuse मेरा AC आएगा। मुझे चाहिए क्या? अगर तुम्हें MCQ पूछा गया और वहां पे पूछा स्टूडेंट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट to reflected wavefront, yani I want the ratio of what? AB upon CD. So what is my final answer? AB upon CD चाहिए तो क्या करोगे? हाँ सर, it's a ratio of cos I upon cos R. Cos of angle of incidence to cos of angle of refraction. AC will get cancelled. ये हुआ तुम्हारा formula to find out the ratio of incident wavefront to reflected wavefront. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? No, sir. One more.
Now can I erase it, students? Yes, sir. Sir, wait. Ruksar. Deep, why are you late, Deep? Sir. Deep. You went to your college. Okay, students. Done, sir. Fine. अरे प्रैक्टिकल शुरू हो गया डी? सर प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, कौन से प्रैक्टिस के लिए गया था प्रैक्टिकल्स? हाँ सर, मैं नॉन इंटीग्रेटेड। अच्छा, यू आर नॉन इंटीग्रेटेड? यस सर। ओके, फाइन फाइन। और कौन से कॉलेज से तू? मीठी भाई। मिट्टी भाई के लिए गया। ओके, फाइन। 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। This was the concept of understanding reflection students by formation of wavefront and wave normal students. और यहाँ पे तुम ध्यान में रखना, ratio of incident wavefront to reflected wavefront is cos of angle of incidence to cos of angle of reflection. Ratio of cos I upon cos I. Since now we understand refraction of light students, okay? We understand refraction of light by geometric optics or wave optics. Before going for refraction students, रिफ्लेक्शन का एक लास्ट टाइम वापस मैं बता रहा हूँ, बड़ा डायग्राम है, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं निकला स्टूडेंट्स। जब भी तुम समझो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तुम क्या करो स्टूडेंट्स, व्हेन S1 रीचेस टू पॉइंट A, तो ये रे तुम्हारा इंसिडेंट ही है ना, ये तुम सीधा लेके जाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल। जब भी S1 रीचेस टू A, तो S2 से यहाँ पे कहाँ तक आएगा, तो तुम करो ना ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, तो S1 reaches to A in time t, S2 will reach to B, तो ये तुम्हारा क्या होगा, वेव फ्रंट हुआ है, कौन सा हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट। जब भी B will reach to C, this is also incident wave, B will reach to C, तो यहाँ से क्या होगा, ray of light will hit, यानी तुम क्या करो, रिफ्लेक्टेड लाइट बना दो ना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब B will reach to C, A से रे कहाँ पे जाएगा सर, ये डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस तुम यहाँ पे कट करके you can show it in this time, ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉइंट D हो जाएगा। और यहाँ पे तुम क्या करो, एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये भी 90 है ना। अभी देखो तुम्हें दो ट्राइंगल्स मिल गया, एक ट्राइंगल मिला तुम्हें ADC, जो ये 90 होगा, और दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल होगा ABC, जो ये 90 होगा। बस तुम्हें सिर्फ क्या प्रूव करना, I इक्वल टू R। अगर ये I है, ये R है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस R, तो ये क्या हो जाएगा, R। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है स्टूडेंट्स, तो ये होगा 90 माइनस I, तो ये I होगा, फर्क इतना ही है।
Now we try to understand refraction of light. Again, due to what, students? In the formation of wavefront and wave arc. That is why the method of geometric optics, students. How do you understand this part? That understand refraction of light in terms of geometric, also called as your wave optics. How do you understand that, students? तो देखो students, ये तुम्हारा separating medium है, यानी यहाँ पे तुम्हारा mu1 as a medium, students, और यहाँ पे mu2 है, students, where refractive index of 1 is less than refractive index of 2. ये सोचो ना students कि यहाँ पे air है और यहाँ पे glass है, ये सोचो mu1 का refractive index is less than, यानी ये तुम्हारा optically rarer हो गया और ये तुम्हारा होगा optically denser medium, है ना? यानी ये तुम्हारा mu1 और ये होगा तुम्हारा mu2, which is optically denser. Now what I'll do, I'll make a ray of light. Students, I'm making a ray of light hitting over here. Agreed? This is what a normal is. I'm making another ray of light striking over here. And a normal. Let us say this is your first normal and this is your second normal. Students, exactly same concept. यहाँ से मैंने point source S1 लिया, students. यहाँ पे मैंने point source S2 लिया. तो ये मेरा wavefront हुआ ना, students. ये जो shaded है ये मेरा wavefront हुआ. अगर मैंने बोला S1 reaches to point A in an optically rarer medium time T. In an optically rarer medium, if a light source of the light from the light source S1 reaches point A in time T, then what about the distance covered by the light from source S2? तो तुम क्या करोगे? सर, यहाँ से यहाँ पे एक perpendicular ड्रॉप कर दो. ये क्या हुआ? ये मेरा इंसिडेंट वेवफ्रंट हो गया स्टूडेंट्स. ये मेरा इंसिडेंट वेवफ्रंट हुआ और ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा वेवफ्रंट. ये जो परपेंडिकुलर देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये होगा मेरा वेव नॉर्मल. यानी स्टूडेंट्स, व्हेन S1 reaches to A, S2 will reach to B. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम वापस, यानी ये मेथड एग्जैक्टली तुम्हारे रिफ्लेक्शन के हिसाब से जा रहा है. नाउ व्हेन B reaches to point C, स्टूडेंट्स, इन टाइम स्मॉल t, यहाँ से रे कहाँ पे जा रहा है? सर, यहाँ पे हम समझ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो यहाँ से तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं, लाइट तो रिफ्रैक्ट होगी. कहाँ पे जा रहे हो? सम रेयर टू डेंसर जा रहे हो, तो विल द रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. हाँ सर, रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रे तो बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल होगा. लेकिन जब भी बी पहुंचता है सी की तरफ, स्टूडेंट्स, बी जब भी सी की तरफ जाएगा तो यहाँ से लाइट अंदर कितनी दूरी पे जाएगा वो तो नहीं पता. Can anybody find out the distance covered by light from point A onto the refracted light inside the optically denser medium? बोलो. चलो मैं हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स. Should distance from point A inside denser medium, okay, should it be greater than distance BC? Should be equal to distance BC? Or should be less than distance BC? My question is, students, distance of point A propagating forward inside the denser medium, students, should it be greater than distance BC? Should be exactly equal to distance BC? Or should be less than BC? Sir, less than BC. Less than. Less than BC. Why is it so? Why is it less than BC? Sir, speed कम हो जाएगा. Very good. चलो दीप, मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिखा सकता है? चलो मैंने तेरे को ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया. चलो मैंने तेरे को ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया. क्या तू इसका यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है? क्या डिस्टेंस पे जाएगा? तो तुरंत दीप तेरे को बोलना चाहिए, सर क्या कर रहे हो आप पहले हम लोग को बता चुके हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द सेकंड मीडियम. ये दिया था कि नहीं दिया था फॉर्मूला? हाँ सर. टाइम रिमेनिंग, टाइम तो सेम है ना. अगर तुम स्टॉपवॉच लेते हो तो यहाँ से यहाँ पे जो लाइट आएगी उसी के उतना ही टाइम में यहाँ पे तो लाइट जा रही है. ये D1 मैंने क्या बोला तुम्हें बता दिया मैंने. D2 पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें मालूम है, मुझे D2 चाहिए, तो व्हाट इज D2? सर D1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. And since the refractive index of a denser medium is greater, distance will be less. Inversely proportional to the refractive index. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? लेस देन. ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ये तुम्हारा गलत आंसर हो जाएगा.
यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम इसका डायग्राम बनाते हो ना एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हो स्टूडेंट्स, जब भी तुम एमसीक्यू करोगे ना तो इसका एमसीक्यूज ये फॉर्म में देते हैं, ये एमसीक्यू फॉर्म हो गया, ये इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से होगा। लेकिन अगर तुम थ्योरेटिकली जाते हो या बोर्ड्स के लिए जाते हो तो तुम्हें डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो तुम वहां पे तो एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते हो, तुम अगर दिखाओगे भी तो कैसे दिखाओगे? सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द डेंसर मीडियम विल बी डिस्टेंस बीसी, यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा? लेंथ बीसी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन वो डिस्टेंस होगा क्या? व्हाट इट से लेस देन दिस, यानी तुम क्या करो राउंडर से ले लो, ये जितना डिस्टेंस देखे ना उससे कम ले लो, उससे कम ले लो, उससे कम ले लिया और यहाँ पे मैंने एक आर्क कट कर दिया। तुम पूरा मत करो ना, एक छोटा सा आर्क बना दो चलेगा, है ना? वेयर ऑन द रिफ्रैक्टेड लाइट। फिर क्या करो, सी से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे हाँ सर आ गया, यानी ये क्या हुआ? अरे हाँ सर ये हुआ मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, आई गेटिंग इट? ये हुआ मेरा रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तुम्हारा आर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये देखो ये तुम्हारा आर जा रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होगा तुम्हारा 90 माइनस आर, ये हो जाएगा तुम्हारा आर। वैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये होगा 90 माइनस आई, ये हो जाएगा आई। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? So S1 reaches to A in time t, S2 will reach to B in time t. When B reaches to C in time t, A will reach to point D in the denser medium, which is less as compared to BC. What is the exact distance? This becomes a formula. So nahi greater hoga na less hoga, it will be less than this. Then I draw a tangent at that point. Now can I go for Snell's law? Why not? Refractive index. Students, what is the Snell's law we consider? Students, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Students, what exactly I consider will be? I'm simply getting what will be equal to speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium. Am I getting it? So that I can also write on sine of angle of incidence to sine of angle of refraction in this ratio all the time remains constant. So what is sine of angle of incidence in this right angle triangle? ये right angle triangle ले लो, ये तुम्हारा point B, ये तुम्हारा point C, ये point है, ये angle of incidence है. What is sine of angle of incidence? So sine of angle of incidence will be equal to what? Opposite side upon hypotenuse angle of refraction. ये तुम्हारा होगा ऐसे, ये 90 और ये R आ गया, A B A D C triangle होगा. What is sine of angle of refraction? Opposite upon hypotenuse. So can I say I'm getting the ratio of BC by AD? And students, what is BC? What is BC? Distance covered in air. Since distance covered in air, can I say speed in air into time in air? What is AD? Distance covered in medium, speed in the given medium into time. So can I say refractive index is a ratio of C by V? Refractive index is a ratio of C by V. C stands for what? Speed of light in air or vacuum upon speed of light in given optical medium, and this is called as absolute refractive index. क्या ये proof हो गया? Yes. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे तुमने रिफ्रैक्शन भी समझा है कैसे? By the method of what? Wave front and wave normal. What is wavefront? Wavefront is what? Yani the answer is students. Locus of all the points. Point A, point A1, E2, E3, E45. Any number of points till B. All of them are in same phase. ये क्या है? यहाँ पे C और जितने point यहाँ पे they are also in same phase. Am I getting it? So now when you look at the wavefront, it hits in this manner. The answer is ऐसा है. अभी देखो ये B जब भी C तक जाएगा ना, देखो स्टूडेंट्स, ये देखो B जब भी C तक आएगा तब तक ये वैसे ही रहेगा. And then it's going to go in this manner. So it's going to hit, and जैसे जो नीचे आएगा, then it's going to go in the downward direction we consider. यहाँ पे उसका speed कम हो जाएगा, तो distance भी कम हो. Is this clear, students? Refraction of light by wave optics, students. Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर दूं, students? 1 minute.
तो स्टूडेंट्स पहले केस में हम लोगों ने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया, यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो 10th में ही पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या है? The refractoriness of a given mirror pair of a medium is the ratio of sin I upon sin R. This ratio for the time is constant. Yes, can I erase now? Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Okay. Done, sir. Okay. Now, students, the next concept is your interference of light, which I told you. What is interference of light, students? Two or more light waves approach at a point simultaneously. That is based on the principle of superposition of wave, students. Two or more light waves approach at a point simultaneously, students. Each wave will try to produce its own displacement independent of the other. So the resultant displacement is a vector sum. Now, इसको समझने के लिए students एक थोड़ा सा मैं एक mechanical wave का support लूंगा students. ये सोचो कि मेरे पास एक equation है of a progressive wave, जो तुम लोग ने आगे भी पढ़ा होगा students sound waves में. Okay. Suppose अगर मैंने लिया है y1 is equal to a1 sin omega t plus or minus kx, जिसको मैं लिखूंगा y1 is equal to a1 sin omega t plus or minus alpha 1. Let me take this as alpha 1. We consider any initial phase students, जिसको हम बोलते हैं, शायद तुम लोग ने पढ़ा होगा epoch. Phase constant we consider. ये पूरा क्या हो जाएगा? Phase. Am I getting it? So that must have learned. That's also you have learned it in SHM as well as in oscillation, students. Y2 क्या है? It's A2 sin omega t plus or minus alpha 2. I'll consider, students. अभी देखो ये दो वेव फॉर्म दिया मैंने स्टूडेंट्स, दो प्रोग्रेसिव वेव दिया है, ये पहला वाला और ये दो सेकंड वाला. क्या दोनों का फेज सेम है? नहीं सर. एक का अल्फा 1 एक का अल्फा 2 है. क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? नहीं सर. क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी सेम. अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होता है तो क्या लिखोगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू waves. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो तुम क्या बोलोगे? वेक्टर सम. तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे लिखोगे? y is equal to what we consider. Is equal to what we consider. It's r
sin ओमेगा टी प्लस पी, ये तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा। यानी दोनों का आंसर जब तुम निकालोगे तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स। आर क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स, ये फेज डिफरेंस, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में। अभी यहाँ पे अगर मैं देखो स्टूडेंट्स, अगर अगर ये अल्फा 1 माइनस अल्फा यानी मेरा फेज डिफरेंस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मेरा फेज डिफरेंस 0 है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अगर मेरा फेज डिफरेंस पाई रेडियंस है, तो क्या होगा? तो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? सर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 0 will be 1। ये परफेक्ट फॉर्मूला हुआ a1 प्लस a2 तो होल स्क्वायर, रूट चला जाएगा तो व्हाट एग्जैक्टली मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2। एंड स्टूडेंट्स जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली इन दिस केस, सो व्हाट एग्जैक्टली I'm getting रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज प्लस माइनस a1 प्लस a2। यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? सर अगर मैंने cos ऑफ पाई ले लिया तो मुझे -1 मिलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कहने से दिस इज a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, रूट चला जाएगा तो व्हाट एग्जैक्टली a1 माइनस a2 भी हो जाएगा, प्लस और माइनस में आएगा। यानी ये क्या हुआ? ये हुआ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या हुआ? मिनिमम एम्पलीट्यूड। प्लस और माइनस क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, ध्यान से देखना, तो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। दोनों ये a है ना, तो कहने से प्लस और माइनस 2a, ये क्या बन जाएगा? मिनिमम। इज a1 इक्वल टू a2? यस, 0। स्टूडेंट्स ये जब भी हम मैकेनिकल बेस में ये लेते हैं तो लाइट में क्या होगा? लाइट में क्या होगा उसका मतलब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अगर सपोज मैं 2 लाइट वेव ले रहा हूँ, ये एक लाइट वेव ले रहा हूँ फ्रॉम एक सोर्स, दूसरा लाइट वेव मैं ले रहा हूँ फ्रॉम दूसरा सोर्स, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y2 है। अगर ये दोनों वेव स्क्रीन पे, ध्यान से सुनना, ये स्क्रीन है, अगर ये दोनों वेव एक स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलते हैं स्टूडेंट्स, और अगर दोनों का क्रेस्ट या दोनों का ट्रफ मिलता है तो मुझे क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी प्लस और माइनस a1 प्लस a2। लेकिन अगर एक का क्रेस्ट मिला, दूसरे का ट्रफ मिला, एक का क्रेस्ट मिला, दूसरे का ट्रफ मिला, तो व्हाट एग्जैक्टली ये हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इसमें मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? a1 माइनस a2। मॉडुलस के अंदर तुम लिख सकते हो या तुम प्लस माइनस, अगर मैंने प्लस लिया उसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी व्हाट? थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन कैन बी 0 आल्सो, बिकॉज़ अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो 0 आ गया। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैंने a1 लिया तो कंपैरेटिवली इससे कम ही होगा, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? Resultant amplitude is under a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus cos of alpha minus alpha 2। और ये तुम लोग ने कहाँ में पढ़ा? SHM में पढ़ा स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन तुम लोग ने किया है, and I have done it with you all। इसका पूरा डेरिवेशन दिया है, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है इसका कैसे डेरिवेशन किया था मैंने। A particle when projected along the diameter performing UCM, it performs linear SHM। Projection of a particle along the diameter, अगर ध्यान से मालूम हो तो मैंने ऐसे 2 पार्टिकल्स लिए थे, दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फिर दोनों को मैंने परपेंडिकुलरली डायमीटर पर ले लिया तो दोनों सुपर इम्पोज हो गए थे, तो वहां पे हमें ये फॉर्मूला मिला। उसी फॉर्मूला को अगर मैं लाइट पे लेके तो रिजल्ट उसके यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टिव मिल सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या होगा? तो मिलेगा सर यहाँ पे होगा ब्राइट लाइट, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा? डार्क। दिस इज ब्राइट एंड दिस इज डार्क। वही तुम जब ये मैकेनिकल वेव्स दूसरे सर के साथ में मैकेनिकल वेव्स पढ़े होंगे तो वहां पे लाउड साउंड, नो साउंड, एंटीनोड्स, नोड्स। स्टूडेंट्स क्या ये पार्ट क्लियर हो रहा है? तो मैं आगे बढ़ूंगा तो Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस इज shown by progressive waves called mechanical waves as well as electromagnetic waves called light waves। दोनों में होता है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, तुमने साउंड का चैप्टर किया है दूसरे सर के साथ में स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुना, जितनी भी प्रॉपर्टीज लाइट ओबे करती है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज साउंड भी ओबे करती है। अगर मैं बोलूँ क्या लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, हाँ, साउंड भी स्ट्रेट लाइन में, लीनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। दूसरा, क्या लाइट रिफ्लेक्ट होता है, अभी हमने सब जाना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, हाँ सर साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। क्या लाइट रिफ्रैक्ट होता है, हाँ सर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्ट होता है। क्या साउंड भी रिफ्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होता है। क्या लाइट इंटरफेयर होती है, यस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, जहां पे मुझे ब्राइट लाइट मिलती है, डार्क लाइट मिलती है। क्या साउंड भी इंटरफेयर होता है, क्यों नहीं, वहां पे लाउड साउंड, नो साउंड, अरे हाँ यार, इंटरफेरेंस दोनों में होता है, लाइट और साउंड में। क्या लाइट डाइफ्रैक्ट होती है, यस, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस एंड कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। इसके बाद वाला पॉइंट वो मैं उठाऊंगा इंटरफेरेंस के बाद में। तो साउंड भी क्या डाइफ्रैक्ट होता है, यस, साउंड आल्सो इज डाइफ्रैक्टिंग। The only property, so the only property which sound do not show and light shows is polarization. Light can be polarized. Sound cannot be polarized. Polarization means light waves are electromagnetic waves and the electric field is vibrating in different planes. Electric field vector is vibrating in different planes. जब भी तुम वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही प्लेन में तुम कंफाइन कर देते हो, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलरॉइड कैमरास, दैट इज अ पार्ट वी कंसीडर। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अभी सपोज मैंने पूछा व्हाट इज द आंसर फॉर द इनिशियल फेज एपोक, यानी तुम्हें ये फी चाहिए, तो फी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो हम लोग ने एसएचएम में क्या किया था, व्हाट एग्जैक्टली फी विद इक्वल टू tan इनवर्स E1 sin alpha 1 plus E2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2। ये तुम्हारा इनिशियल फेज या एपोक का आंसर है। फ्रेंड्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चंस लाइट में पूछेंगे वो। ये पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको तुम कैसे लिखोगे 2 पाई बाय लैम्डा। ये है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। ये सब तुम कहाँ पे पढ़े हो स्टूडेंट्स, तुम लोग मैकेनिकल वेव्स में पढ़े हो, साउंड में पढ़े हो, या पढ़ोगे अगर नहीं हुआ होगा तो। लेकिन तुम्हारा वेव तो दोनों में इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में तुम्हें ब्राइट लाइट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव में नो लाइट, अगर एम्पलीट्यूड सेम है। अभी हम इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी क्या था स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी जब तुमने पढ़ा था तो इंटेंसिटी क्या है सर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना, ये तुम लोग ने पढ़ा है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जैसे तुमने मैक्सिमम इंटेंसिटी पढ़ा तो क्या होगा सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना, इसका स्क्वायर। सर यानी ये होगा A1 plus A2 द होल स्क्वायर, क्यों नहीं, व्हाट इज इंटेंसिटी मिनिमम, A1 minus A2 द होल स्क्वायर। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम टू इंटेंसिटी मिनिमम, वी कंसीडर, गेट, तो क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर सर, इंटेंसिटी मैक्सिमम टू इंटेंसिटी मिनिमम विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट 4 टाइम्स, यानी अगर मैं इंटेंसिटी मैक्सिमम लेता हूं स्टूडेंट्स for 2 amplitudes to be same, so can I say 2a the whole square, so it's 4a square, and this is your initial intensity, so can I say the intensity maximum is 4 times I0 and intensity minimum will be equal to 0। ये 0 कभी होगा, जब भी A1 is equal to A2, और जब भी A1 is equal to A2 होगा तो ये आंसर आएगा, ये 0 होगा। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स। So students, do keep in mind, whenever they ask you what exactly a formula for maximum amplitude, it's A1 plus A2, minimum A1 minus A2. If the two amplitudes are same, what is the maximum amplitude? Plus or minus 2A. Minimum amplitude 0. What is the formula for intensity maximum? A1 plus A2 the whole square. Intensity minimum A1 minus A2 the whole square. अगर दोनों amplitude same है तो what is the maximum intensity? 4 times the original intensity. What is minimum intensity? 0. Is this clear to all of you? इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स।
So do take care about these mathematical formulas. क्या ये clear है students? Is this clear? Yes. Can I erase this? 1 minute, sir. Okay, Ria. Ria with crossed fingers all the time. Please do keep in mind, sound shows all properties of light. The only property which sound disobeys is polarization. Sound cannot be polarized, light can be polarized. अगर किसी ने पूछा sound क्यों नहीं polarized होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए sound in a given medium, जहाँ पे volume elasticity होता है, वहाँ पे sound propagates in form of compressions and rarefactions. तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल पैरेलल होता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल और वेव परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे तुम पोलराइजेशन कर सकते हो. एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये अल्फा 1 अल्फा 2 है क्या? इनिशियल फेज दोनों वेव फॉर्म का. अभी सपोज मैंने इसका मैंने π/2 लिया, स्टूडेंट्स इसका मैंने π/3 लिया और इसको मैंने 0 लिया, तो तुम्हारा फॉर्मूला में क्या होगा? sin of π/3 sin of 0. तुम्हें फाइनल फेज मिलेगा स्टूडेंट्स, एपोक मिल सकता है. ये ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स है. अगर मैंने इसका एम्पलीट्यूड दिया है 3, इसका एम्पलीट्यूड दिया है 4, तो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? सिर्फ तुम्हें यहाँ पे थोड़ा, अगर सपोज मैंने ये दिया है π/3 और ये दिया है π/2, तो यहाँ पे क्या होगा? π/3 minus π/2 cos of that angle, and you have to get your answer for resultant amplitude. Done, And sir. these two waveforms are given as the wave of a progressive wave. क्या हम erase कर सकते हो स्टूडेंट्स इसको अभी? Yes, sir. Okay. Students, can we give it a formula for intensity? ये तो amplitude का है students. अगर मैं इसको यहाँ पे erase कर देता हूँ students, क्या मुझे intensity का कोई expression दे सकते हैं? तो तुम बोलोगे हाँ सर आपने बता दिया, intensity है क्या students? Directly proportional to square of amplitude. Students, what is intensity students? It's directly proportional to square of amplitude students. तो ये अगर मैं सपोज इसको स्टूडेंट्स अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ये एक्सप्रेशन को स्क्वायर करता हूँ, तो r स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2, है ना स्टूडेंट्स? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. व्हाट इज इंटेंसिटी स्टूडेंट्स? इंटेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो अगर ये r स्क्वायर, तो कहने से ये मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का होल ये होगा I is proportional to r स्क्वायर. ये क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, intensity of the second wave proportional to a2 square, plus ये क्या होगा? 2 under root I1 I2 cos of alpha 1 minus alpha 2. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी का? यानी एट टाइम स्टूडेंट्स जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, वो जानबूझ के वो क्या देते हैं a1. स्टूडेंट्स दिया मैंने a1, दिया मैंने a2, पूछा मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा, और दोनों के बीच मैंने फेज डिफरेंस दे दिया 0. तो तुम क्या करोगे? ये वाला है तुम्हारा I1, यानी इसके जगह पे क्या होगा तुम्हारा? I1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 under root I1 I2. ठीक है स्क्वायरिंग, you can get your answer accordingly. So this is an equation. अगर सपोज अगर मुझे अभी देखो मेरा इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आएगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? जब भी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 0 होगा,
तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। जब भी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 पाई होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। कैसे? कॉस ऑफ जीरो क्या होगा? 1 ना, तो कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैन आई से विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये क्या होगा सर? ये कॉस ऑफ पाई विल बी -1, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स द इंटेंसिटी इन दिस केस, अगर मैंने बोला सपोज दोनों का इंटेंसिटी सेम है, if I1 is equal to I2, so what exactly I'll get it? 2I and 2I, am I getting 4I? Yes, देखो 4I मिला मुझे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा रिजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मैक्सिमम में, और ये मिनिमम में। अगर मैंने बोला I1 is equal to I2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर मेरा आएगा 4 times द ओरिजिनल, और यहाँ पे मेरा आएगा 0। ये क्या ये दो इक्वेशंस और ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इंटेंसिटी? हाँ सर। तो ये ध्यान में रखना जब भी तुम एमसीक्यू सॉल्व करो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी के ऊपर। Can I erase this now entirely, students? Yes sir. Okay. Okay, students. So now when you speak about for interference of light, students, you have two kind of interference. One is called as constructive interference, and one is called destructive interference. Agree, students? तो यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर स्टूडेंट्स तुम्हारा चेंज इन फेज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? 2n पाई। ये ध्यान में रखना ऑलवेज। और तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट्स तुम्हारा चेंज इन फेज यानी ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। चेंज इन फेज यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स फॉर डिस्ट्रक्टिव? इट्स 2n plus 1 where n is an integer 0, you can say n is a whole number 1 0 1 2 3 and so on। स्टूडेंट ध्यान से सुना, अगर मैंने 0 डाल दिया स्टूडेंट्स n equal to 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या तुम्हारा? रिजल्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? रिजल्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट क्या होगा? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2, तो cos of change in phase। तो अगर मैंने 0 डाल दिया तो ये cos of 0 हो जाएगा। cos of 0 क्या होगा? +1 होगा। 1 डाल दो, cos of 2 pi +1। Since cos of 0 +1, cos of 2 pi +1, cos of 4 pi यानी even pi, since cos of pi -1। समझ में आया? तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया चेंज इन फेज। एग्रीड स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए जैसे तुम्हें चेंज इन फेज मिला, क्या क्या तुम चेंज इन पाथ फाइंड आउट कर सकते हो? क्यों नहीं? वी कैन फाइंड आउट चेंज इन पाथ। यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? प्लस और माइनस विल बी इक्वल टू व्हाट? a1 plus a2। यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? प्लस और माइनस a1 minus a2 I can consider। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम्हारा मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, और ये तुम्हारे यहाँ पे मिनिमम होगा। अगर मैंने पूछा व्हाट इज इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा? सर इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर मैं देखूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली विल कंसीडर विल बी? फ्रेंड्स इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा?
If I happen to consider, then simply it will be root of what? I1 plus I2. So यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा? रूट ऑफ I1 माइनस I2 और ये I1 प्लस I2. ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही लिखता हूँ स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर तुम स्क्वायर करते हो तो यहाँ होगा, ये I1 होगा, ये I2 होगा, प्लस 2 I1 I2 cos ऑफ t. ये तुम्हारा फेस डिफरेंस है स्टूडेंट्स. ये जो डेल्टा फी दिखा रहा है ना, ये डेल्टा फी क्या है? दिस इज एक्चुअली फेस डिफरेंस. अगर तुम्हें फेस डिफरेंस मालूम है तो कैन यू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस? व्हाई नॉट? डेल्टा फी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी. ये कहाँ पे लर्न किया? मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स के अंदर. तुम्हें चेंज इन फेस पता है? कैन यू फाइंड आउट चेंज इन पाथ? व्हाई नॉट? व्हाट एक्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पाथ? ध्यान से सुनो स्टूडेंट, चेंज इन पाथ क्या होगा? चेंज इन फेस इनटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई. अभी हम जाते हैं वापस कंस्ट्रक्टिव के लिए, इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अगर तुमने किसी ने पाथ डिफरेंस पूछा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या करोगे? सो व्हाट इज द चेंज इन फेस? ये है, तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर यहाँ पे होगा 2n पाई into lambda upon 2 pi. 2 pi will get cancelled. What exactly the difference in path? n lambda. ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जहां पे पाथ डिफरेंस 2n pi होगा, सॉरी फेस डिफरेंस 2n pi होगा, पाथ डिफरेंस n lambda होगा. अभी देखो यहाँ पे फेस डिफरेंस कितना है? 2n plus 1 pi. तो व्हाट एक्जैक्टली पाथ डिफरेंस? 2n plus 1 pi into lambda अपॉन क्या है? अपॉन क्या है? अपॉन 2 pi है. Am I getting any cancellation? तो ये क्या होगा? 2n डेल्टा एक्स क्या? lambda by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर डेल्टा एक्स क्या? Delta x is path difference, difference in path. Whenever there is difference in phase, there is difference in path. अगर दो वेव फॉर्म्स के अंदर there is a phase difference, there has to be corresponding path difference, there has to be corresponding time interval. तो एक रिलेशन है स्टूडेंट्स वेव्स का. ये मैकेनिकल वेव्स के अंदर तुमने पढ़ा है, साउंड वेव्स के अंदर पढ़ा है. चेंज इन फेज अपॉन 2 पाई, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन लैम्बडा, चेंज इन टाइम इन कैपिटल टी. और ये कंसेप्ट शायद मैंने भी तुम लोगों को बताया है इन ऑसिलेशंस, जब मैंने फेज के बारे में बताया. स्टूडेंट शायद पूरा एक लेक्चर मेरा फेज के ऊपर ही गया है, वहां पे मैंने ये रिलेशन दिया हुआ है. तो तुम्हें यहाँ पे मिला क्या है? कंस्ट्रक्टिव का तुम्हें क्या मिला है? फेज डिफरेंस मिला है. उससे तुम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो. अभी तुम्हारा यहाँ पे n क्या है? व्हाट एग्जैक्टली n वी कंसीडर एज ओवर हियर? यहाँ पे तुम्हारा n क्या है? सर यहाँ पे मेरा n कैन बी रिटन एज व्हाट? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सपोज अगर मैंने 0 डाल दिया तो व्हाट हैपेंस? पार्ट डिफरेंस इज 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. 1 लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव, 2 लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव. यहाँ पे क्या होगा? लैम्बडा बाय 2. n को अगर मैंने 1 डाल दिया तो क्या होगा? 3 लैम्बडा बाय 2. n को अगर मैंने 2 डाल दिया 5 लैम्बडा बाय 2. यानी स्टूडेंट्स जब भी 0 होगा, 1 लैम्बडा होगा, 2 लैम्बडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा. लैम्बडा बाय 2 होगा, 3 लैम्बडा बाय 2 होगा, 5 लैम्बडा बाय 2 होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? पार्ट डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. n is equal to 0 1 2 3. So whenever you speak about students interference of light, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमेशा ये होगा तुम्हारा फेज डिफरेंस और ये हुआ तुम्हारा पार्ट डिफरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये तुम्हारा होगा फेज डिफरेंस, ये होगा तुम्हारा पार्ट डिफरेंस. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमेशा ये होगा. जब तुम्हें फेज डिफरेंस मालूम है तो डाल दो यहाँ पे. रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट I1 I2 आएगा. ये रूट में आएगा, वेरी सॉरी. ये I1 प्लस I2 ये रूट में आएगा, I1 I2 और ये कॉस के बाहर. ये तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला. Is this clear, students? Yes. Yes, sir. Can I erase this, students? Yes, sir. Okay, students. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशन फेज.
and the phase difference and the path difference. Next lecture, my students, I'll be just giving you mathematical formula for formation of a bright fringe and a dark fringe. Okay. And lastly, formation of maxima and minima, and that will be the end of the chapter. जिसको ये समझ में आ गया, students will be able to crack the questions very easily for interference. Okay, students. So next lecture will be continuing further over here, and we might finish it in less time also, students, in the next lecture. But kindly revise and read it very carefully and go to the mathematical formulas also. Okay, students? Okay, sir. Thank you, Sir. Bye, sir. Bye-bye. Thank